लीजिए सुनिए राहुल सांकृत्यायन के लिखे कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा की पहली कहानी निशा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देश वोल्गा तट, ऊपरी, जाति हिंदी यूरोपीय, काल 6000 ईसा पूर्व। दोपहर का समय है। आज कितने ही दिनों के बाद सूर्य का दर्शन हुआ। यद्यपि इस 5 घंटे के दिन में उसके तेज में तीक्ष्णता नहीं है, तो भी बादल, बर्फ, कोहरे और झंझा के बिना इस समय चारों ओर फैलती हुई सूर्य की किरणें देखने में मनोहर और स्पर्श से मन में आनंद का संचार करती हैं। और चारों ओर का दृश्य सघन नील नभ के नीचे पृथ्वी कर्पूर सी श्वेत हिम से आच्छादित है। 24 घंटे से हिमपात न होने के कारण दानेदार होते हुए भी हिम कठोर हो गया है। ये हिमवसना धरती दिगंत व्याप्त नहीं है, बल्कि उत्तर से दक्षिण की ओर कुछ मील लंबी रुपहली टेढ़ी मेढ़ी रेखा की भांति चली गई है, जिसके दोनों किनारों की पहाड़ियों पर दूर से देखने पर काली वन पंक्ति है। आइए इस वन पंक्ति को कुछ समीप से देखें। इसमें 2 तरह के वृक्ष ही अधिक हैं। एक श्वेत बलकलधारी किंतु आजकल निष्पत्र भुर्ज यानी भोजपत्र, और दूसरे अत्यंत सरल उतुंग समकोण पर शाखाओं को फैलाए अति हरित या कृष्ण हरित सुई से पत्तों वाले देवदारू। वृक्षों का कितना ही भाग हिम से ढका हुआ है। उनकी शाखाओं और स्कंधों पर जहां तहां रुकी हुई बर्फ उन्हें कृष्ण श्वेत बना आंखों को अपनी ओर खींचती है। और भयावनी नीरवता का चारों ओर अखंड राज्य है। कहीं से न झिल्ली की झनकार आती है, न पक्षियों का कलरव, न किसी पशु का ही शब्द। आओ पहाड़ी के सर्वोच्च स्थान के देवदारू पर चढ़कर चारों ओर देखें। शायद वहां बर्फ, धरती, देवदारू के अतिरिक्त भी कुछ दिखाई पड़े। क्या यहाँ बड़े बड़े वृक्ष ही उगते हैं? क्या इस भूमि में छोटे पौधों, घासों के लिए स्थान नहीं है? लेकिन इसके बारे में हम कोई राय नहीं दे सकते। हम जाड़े के 2 भागों को पार कर अंतिम भाग में हैं। जिस बर्फ में ये वृक्ष गड़े हुए से हैं, वो कितनी मोटी है, इसे नापने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। हो सकता है वो 8 हाथ या उससे भी अधिक मोटी हो। अब की साल बर्फ ज्यादा पड़ रही है, ये शिकायत सभी को है। देवदारू के ऊपर से क्या दिखलाई पड़ता है? वही बर्फ, वही वन पंक्ति, वही ऊंची नीची पहाड़ी भूमि। हाँ, पहाड़ी की दूसरी ओर एक जगह धुआं उठ रहा है। इस प्राणी शब्द शून्य अरण्यानी में धूम का उठना कौतूहलजनक है। चलो वहां चलकर अपने कौतूहल को मिटाए। धुआं बहुत दूर था, किंतु स्वच्छ निरभ्र आकाश में वो हमें बहुत समीप मालूम होता था। चलकर अब हम उसके नजदीक पहुंच गए हैं। हमारी नाक में आग में पड़ी हुई चर्बी तथा मांस की गंध आ रही है, और अब तो शब्द भी सुनाई दे रहे हैं। ये छोटे बच्चों के शब्द हैं। हमें चुपचाप पैरों तथा सांस की भी आहट न देकर चलना होगा, नहीं तो वे जान जाएंगे, और फिर न जाने किस तरह का स्वागत वे खुद या उनके कुत्ते करेंगे। हाँ, सचमुच ही छोटे छोटे बच्चे हैं। इनमें सबसे बड़ा 8 साल से अधिक का नहीं है, और छोटा तो 1 वर्ष का है। आधी दर्जन लड़के और एक घर में। घर नहीं, ये स्वाभाविक पर्वत गुहा है, जिसके पार्श्व और पिछले भाग अंधकार में कहाँ तक चले गए हैं, इसे हम नहीं देख रहे हैं, और न देखने की कोशिश करनी चाहिए। और सयाने आदमी, एक बुढ़िया जिसके सन जैसे धूमिल श्वेत केश उलझे तथा जटाओं के रूप में इस तरह बिखरे हुए हैं कि उसका मुंह उनमें ढका हुआ है। अभी बुढ़िया ने हाथ से अपने केशों को हटाया। उसकी भौहें भी सफेद हैं। श्वेत चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, जो जान पड़ती हैं सभी
मुंह के भीतर से निकल रही हैं। गुहा के भीतर आग का धुआं और गर्मी भी है, खासकर जहां बच्चे और हमारी दादी है। दादी के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, कोई आवरण नहीं। उसके दोनों सूखे से हाथ पैरों के पास धरती पर पड़े हुए हैं। उसकी आंखें भीतर घुसी हुई हैं और हल्के नीले रंग की पुतलियां निस्तेज शून्य सी हैं, किंतु बीच बीच में उनमें तेज उछल जाता है, जिससे जान पड़ता है कि उनकी ज्योति बिल्कुल चली नहीं गई है। कान तो बिल्कुल चौकन्ने मालूम होते हैं। दादी लड़कों की आवाज को अच्छी तरह सुन रही जान पड़ती है। अभी एक बच्चा चिल्लाया। उसकी आंख इधर घूमी। 2 बरस 1.5 बरस के बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का और एक लड़की। कद दोनों के बराबर हैं। दोनों के केश जरा सा पीलापन लिए सफेद हैं, बुढ़िया की भांति, किंतु ज्यादा चमकीले, ज्यादा सजीव। उनका शरीर पीवर पुष्ट, अरुण गौर। उनकी आंखें विशाल, पुतलियां घनी नीली। लड़का चिल्ला रो रहा है। लड़की खड़ी एक छोटी हड्डी को मुंह में डाले चूस रही है। दादी ने बुढ़ापे के कंपित स्वर में कहा, अगिन, आ यहां आ अगिन। दादी यहां। अगिन उठ नहीं रहा था। उस समय एक 8 बरस के लड़के ने आकर उसे गोद में ले दादी के पास पहुंचाया। इस लड़के के केश भी छोटे बच्चे के से ही पांडु श्वेत हैं, किंतु वे अधिक लंबे हैं। उनमें अधिक लटें पड़ी हुई हैं। उसके आपाद नग्न शरीर का वर्ण भी वैसा ही गौर है, किंतु वो उतना पीवर नहीं है और उसमें जगह जगह काली मैल लिपटी हुई है। बड़े लड़के ने छोटे बच्चे को दादी के पास खड़ा कर कहा, दादी, रोचना ने हड्डी छीनी। अगिन रोता। लड़का चला गया। दादी ने अपने सूखे हाथों से अगिन को उठाया। वो अब भी रो रहा था। उसके आंसुओं से बहती हुई धारा ने उसके मैले कपोलों पर मोटी अरुण रेखा खींच दी थी। दादी ने अगिन के मुंह को चूम पुचकार कर कहा, अगिन, मत रो, रोचना को मारती हूं। और एक हाथ को नंगी किंतु वर्षों की चर्बी से सिक्त फर्श पर पटका। अगिन का ऊं अब भी बंद न था और न बंद थे आंसू। दादी ने अपनी मैली हथेली से आंसुओं को पोंछते हुए अगिन के कपोलों की अरुण पंक्ति को काला बना दिया। फिर रोते अगिन को बहलाने के लिए सूखे चमड़े के भीतर झलकती हुई ठठरियों के बीच कुमड़े की सूखी बतिया की भांति चर्ममय लटकते स्तनों से लगा दिया। अगिन ने स्तन को मुंह में डाला। उसने रोना बंद कर दिया। उसी समय बाहर से बातचीत की आवाज आने लगी। उसने शुष्क स्तन से मुंह खींचकर उधर झांका। किसी की मीठी सुरीली आवाज आई, अगिन। अगिन फिर रो उठा। 2 जनियों यानी स्त्रियों ने सिर पर लादी लकड़ी के गट्ठर को एक कोने में पटका, फिर एक रोचना के पास और दूसरी अगिन के पास भाग गई। अगिन ने और रोते हुए मामा कहा। मां ने दाहिने हाथ को स्वतंत्र रखते हुए दाहिने स्तन के ऊपर साही के कांटे से गुथे सफेद बैल के सरोम चमड़े को खोलकर नीचे रखा। जाड़े की भोजन कृच्छता के कारण उसके तरुण शरीर पर मांस कम रह गया था, तो भी उसमें असाधारण सौंदर्य था। उसके लाल और मैल छुटे स्तनों पर अरुण श्वेत छवि, ललाट को बचाते हुए बिखरे हुए लटविहीन पांडु श्वेत केश, अल्पमांसल पृथुल वक्ष पर गोल गोल श्यामल मुख स्तन, अनुदर कृशकटी, पुष्ट मध्यम परिमाण नितंब, पेशीपूर्ण बर्तुल जंघा, श्रमधावन परिचित हलाकार पेंडुली। उस अष्टादशी तरुणी ने अगिन को दोनों हाथों में उठाकर उसके मुख, आंख और कपोल को चूमा। अगिन रोना भूल चुका था। उसके लाल होठों से सफेद दंतुलियां निकलकर चमक रही थीं। उसकी आंखें अर्धमुद्रित थीं। गालों में छोटे छोटे गड्ढे पड़े हुए थे। नीचे गिरे वृषभ चर्म पर तरुणी बैठ गई और उसने अगिन के मुंह में अपने कोमल स्तनों को दे दिया।
अगिन अपने दोनों हाथों से पकड़े स्तन को पीने लगा। इसी समय दूसरी नग्न तरुणी भी रोचना को लिए पास आकर बैठ गई। उनके चेहरों को देखने से ही पता लग जाता था कि दोनों बहनें हैं। गुहा में उन्हें निभृत बातचीत करते छोड़ हम बाहर आ देखते हैं, बर्फ पर चमड़े से ढके बहुत से पैर एक दिशा की ओर जा रहे हैं। चलो उन्हें पकड़े हुए जल्दी जल्दी चलें। अभी वो पद पंक्ति तिरछी हो पार वाली पहाड़ी के जंगल में पहुंची। हम तेजी से दौड़ते हुए बढ़ते जा रहे हैं, किंतु ताजी पद पंक्ति खत्म होने को नहीं आ रही है। हम कभी श्वेत हिम क्षेत्र में चलते हैं, कभी जंगल में हो पहाड़ी की रीढ़ को पार कर दूसरे हिम क्षेत्र, दूसरे पार्वत्य वन को लांघते हुए बढ़ते हैं। आखिर नीचे की ओर से एक वृक्षहीन पहाड़ी की रीढ़ पर हमारी नजर पड़ी। वहां नीचे से उठती श्वेत हिमराशि नील नभ से मिल रही है, और उस नील नभ में अपने को अंकित करती हुई कितनी ही मानव मूर्तियां पर्वत पृष्ठ की आड़ में लुप्त हो रही हैं। उनके पीछे नील आकाश न होता तो निश्चय ही हम उन्हें न देख पाते। उनके शरीर पर हिम जैसा श्वेत वृष चर्म है। उनके हाथों में हथियार भी सफेद रंग से रंगे मालूम होते हैं। फिर महान श्वेत हिम क्षेत्र में उनकी हिलती डुलती मूर्तियों को भी कैसे पहचाना जा सकता है। और पास जाकर देखें, सबसे आगे सुपुष्ट शरीर की एक स्त्री है। आयु 40 और 50 के बीच होगी। उसकी खुली दाहिनी भुजा को देखने से ही पता लगता है कि वो बहुत बलिष्ठ स्त्री है। उसके केश, चेहरे, अंग प्रत्यंग गुहा की पूर्वोक्त दोनों तरुणियों के समान किंतु बड़े आकार के हैं। उसके बाएं हाथ में 3 हाथ लंबी भुर्ज की मोटी नोकदार लकड़ी है। दाहिने में चमड़े की रस्सी से लकड़ी के बेट में बंधा घिसकर तेज किया हुआ पाषाण परशु है। उसके पीछे पीछे 4 मर्द और 2 स्त्रियां चल रही हैं। एक मर्द की आयु स्त्री से कुछ अधिक होगी, शेष 26 से 14 वर्ष के हैं। बड़े मर्द के केश भी वैसे ही बड़े बड़े तथा पांडु श्वेत हैं। उसका मुंह उसी रंग की घनी मूछ दाढ़ी से ढका हुआ है। उसका शरीर भी स्त्री की भांति ही बलिष्ठ है। उसके हाथों में भी वैसे ही 2 हथियार हैं। बाकी 3 मर्दों में 2 उसी तरह के घनी दाढ़ी मूछ वाले किंतु उम्र में कम हैं। स्त्रियों में एक 22, दूसरी 16 से कम है। हम गुहा के चेहरों को देख चुके हैं और दादी को भी। सबको मिलाने से साफ मालूम होता है कि इन सभी स्त्री पुरुषों का रूप दादी के सांचे में ढला हुआ है। इन नर नारियों के हाथ के लकड़ी, हड्डी और पत्थर के हथियारों और उनकी गंभीर चेष्टा से पता लग रहा है कि वे किसी मुहिम पर जा रहे हैं। पहाड़ी से नीचे उतरकर अगुआ स्त्री, माँ कहिए, बाईं ओर घूमती है। सभी चुपचाप उसके पीछे चल रहे हैं। बर्फ पर चलते वक्त चमड़े से उनके ढके पैरों से जरा भी शब्द नहीं निकल रहा है। अब आगे की ओर लटकी हुई प्राग भार पहाड़ बड़ी चट्टान है, जिसकी बगल में कई चट्टानें पड़ी हुई हैं। शिकारियों ने अपनी गति अत्यंत मंद कर दी है। वे तितर बितर होकर बहुत सजग हो गए हैं। वे सारे पैरों को चीर कर बहुत देर करके एक पैर के पीछे दूसरे पैर को उठाते, चट्टानों को हाथ से स्पर्श करते आगे बढ़ रहे हैं। माँ सबसे पहले गुहा के द्वार खुलाव पर पहुंची है। वो बाहर की सफेद बर्फ को ध्यान से देखती है। वहां किसी प्रकार का पद चिन्ह नहीं है। फिर वो अकेले गुहा में घुसती है। कुछ ही हाथ बढ़ने पर गुहा घूम जाती है। वहां रोशनी कुछ कम है। थोड़ी देर ठहर कर वो अपनी आंखों को अभ्यस्त बनाती है, फिर आगे बढ़ती है। वहां देखती है 3 भूरे भालू, माँ बाप बच्चा, मुंह नीचे किए धरती पर सोए या मरे पड़े हैं, क्योंकि उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं देख पड़ता। माँ धीरे से लौट आती है।
परिवार उसके खिले चेहरे को ही देखकर भाव समझ जाता है। माँ अंगूठे से कानी अंगुली को दबाकर 3 अंगुलियों को फैलाकर दिखाती है। माँ के बाद 2 मर्द हथियारों को संभाले आगे बढ़ते हैं। दूसरे सांस रोके वहीं खड़े रहकर प्रतीक्षा करते हैं। भीतर जाकर माँ भालू के पास जाकर खड़ी होती है। बड़ा पुरुष भालुनी के पास और दूसरा बच्चे के पास। फिर वे अपने नोकदार डंडे को एक साथ ऐसे जोर से मारते हैं कि वो कोख में घुसकर कलेजे में पहुंच जाता है। कोई हिलता डोलता नहीं। जाड़े की 6 मासी निद्रा के टूटने में अभी महीने से अधिक की देर है, किंतु माँ और परिवार को इसका क्या पता। उन्हें तो सतर्क रहकर ही काम करना होगा। डंडे की नोक को 3-4 बार और पेट में घुसा वे भालू को उलट देते हैं। फिर निर्भय हो उनके अगले पैरों और मुंह को पकड़कर घसीटते हुए उन्हें बाहर लाते हैं। सभी खुश हो हंसते और जोर जोर से बोलते हैं। बड़े भालू को चित उलटकर माँ ने अपने चमड़े की चादर से एक चकमक पत्थर का चाकू निकाला। फिर घाव की जगह से मिलाकर पेट के चमड़े को चीर दिया। पत्थर के चाकू से इतनी सफाई के साथ चमड़े का चीरना अभ्यस्त और मजबूत हाथों का ही काम है। उसने नरम कलेजी का एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में डाला, दूसरा सबसे छोटे 14 वर्ष के लड़के के मुंह में। बाकी सभी लोग भालू के गिर्द बैठ गए। माँ सबको कलेजी का टुकड़ा काट कर देती जा रही थी। एक भालू के बाद जब माँ ने दूसरे भालू पर हाथ लगाया, उस वक्त षोड़शी तरुणी बाहर गई। उसने बर्फ का एक डला मुंह में डाला। उसी वक्त बड़ा पुरुष भी बाहर आ गया। उसने भी एक डले को मुंह में डाल षोड़शी के हाथ को पकड़ लिया। वो जरा झिझक कर शांत हो गई। पुरुष उसे अपनी भुजा में बांध एक ओर ले गया। षोड़शी और पुरुष हाथ में बर्फ का बड़ा डला लिए जब भालू के पास लौटे, तब दोनों के गालों और आंखों में ज्यादा लाली थी। पुरुष ने कहा, मैं काटता हूं मां, तू थक गई है। मां ने चाकू पुरुष के हाथ में दे दिया। उसने झुककर 24 वर्ष के तरुण के मुंह को चूमा, फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर चली गई। उन्होंने तीनों भालुओं की कलेजी को खाया। 4 मास के निराहार सोए। भालुओं में चर्बी कहाँ से रहेगी। हाँ, बच्चे भालू का मांस कुछ अधिक नरम और सुस्वादु था, जिसमें से भी कितना ही उन्होंने खा डाला। फिर थोड़ी देर विश्राम करने के लिए सभी पास पास लेट गए। अब उन्हें घर लौटना था। नरमादा भालुओं को 2-2 आदमियों ने चमड़े की रस्सी से चारों पैरों को बांध डंडे के सहारे कंधे पर उठाया और छोटे भालू को एक तरुणी ने। माँ अपना पाषाण परशु संभाले आगे आगे चल रही थी। उन जांगल मानवों को दिन के घड़ी घंटे का पता तो था नहीं, किंतु वे ये जानते थे कि आज चांदनी रात रहेगी। थोड़ा ही चलने के बाद सूर्य क्षितिज के नीचे चला गया जान पड़ता था, किंतु वो गहराई में नहीं गया। इसीलिए संध्या राग घंटों बना रहा, और जब वो मिटा तब धरती अंबर सर्वत्र श्वेतिमा का राज हो गया। अभी घर गोहा दूर थी, जबकि खुली जगह में एक जगह माँ एकाएक खड़ी हो कान लगाकर कुछ सुनने लगी। सब लोग चुपचाप खड़े हो गए। षोड़शी ने 26 तरुण के पास जाकर कहा, गुर्र गुर्र वृक वृक, यानी भेड़िया। माँ ने भी ऊपर नीचे सिर हिलाते हुए कहा, गुर्र गुर्र वृक, बहुत वृक बहुत वृक। फिर उत्तेजनापूर्ण स्वर में कहा, तैयार। शिकार जमीन पर रख दिया गया और सब अपने अपने हथियारों को संभाले एक दूसरे से पीठे सटाकर चारों ओर मुंह किए खड़े हो गए। बात की बात में 7-8 भेड़ियों के झुंड की लपलपाती जीभें दिखलाई देने लगीं और वे गुर्राते हुए पास आ उनके चारों ओर चक्कर काटने लगे। मानवों के हाथ में लकड़ी के भाले और पाषाण परशु देख वे हमला करने में हिचकिचा रहे थे। इसी समय लड़के ने, जो घेरे के बीच में था,
अपने डंडे में बंधी एक लकड़ी निकालकर कमर से बंधी चमड़े की पतली रस्सी को चढ़ा कमान तैयार की। फिर न जाने कहाँ छिपाए हुए तीक्ष्ण पाषाण फल वाले बाण को निकाल 24 पुरुष के हाथ में थमा उसे भीतर कर खुद उसकी जगह आ खड़ा हो गया। 24 पुरुष ने प्रत्यंचा को और कसा, फिर तान कर टंकार के साथ बाण छोड़ एक भेड़िए की कोख में मारा। भेड़िया लुढ़क गया, किंतु फिर संभल कर जिस वक्त वो अंधाधुंध आक्रमण की तैयारी कर रहा था उसी वक्त उस पुरुष ने दूसरा बाण छोड़ा। अब की भेड़िए को घाव करारा लगा था। उसे निश्चल देख दूसरे भेड़िए उसके पास पहुंच गए। पहले उन्होंने उसके शरीर से निकलते हुए गरम खून को चाटा, फिर वे उसे काट कर खाने लगे। उन्हें खाने में व्यस्त देख फिर लोगों ने शिकार उठाया और सतर्कता के साथ दौड़ते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। अब की बार माँ सबसे पीछे थी और बीच बीच में घूम घूम कर देखती जाती थी। आज बर्फ नहीं पड़ी थी, इसलिए उनके पैरों के चिन्ह चांदनी रात में रास्ते को अच्छी तरह बतला सकते थे। गुहा आध मील से कम दूर रह गई होगी कि भेड़ियों का झुंड फिर पहुंच गया। उन्होंने शिकार को फिर जमीन पर रख हथियारों को संभाला। अब की धनुर्धर ने कई बाण चलाए, किंतु वो क्षण भर भी एक जगह न ठहरने वाले भेड़ियों का कुछ न कर सका। कितनी ही देर की पैंतरेबाजी के बाद 4 भेड़िए एक साथ षोडशी तरुणी के ऊपर टूट पड़े। बगल में खड़ी माँ ने अपना भाला एक भेड़िए के पेट में घुसा जमीन पर पटक दिया, किंतु बाकी 3 ने षोडशी की जांघ में चोट कर गिरा दिया और बात की बात में उसका पेट चीरकर अतड़ियां बाहर निकाल दी। जिस वक्त सबका ध्यान षोडशी को बचाने में लगा था उसी वक्त दूसरे 3 ने पीछे से खाली पा 24 पुरुष पर हमला किया और बचाव का मौका जरा भी दिए बिना जमीन पर पटक कर उसकी भी लाद फाड़ दी। जब तक लोग उधर ध्यान दें तब तक षोडशी को वो 25 हाथ दूर घसीट ले गए थे। माँ ने देखा 24 पुरुष अधमरे भेड़िए के पास दम तोड़ रहा है। अधमरे भेड़िए के मुंह में किसी ने डंडा डाल दिया, किसी ने उसके अगले दोनों पैर पकड़ लिए, फिर बाकी ने मुंह लगाकर भेड़िए के बहते हुए गरम गरम नमकीन खून को पिया। माँ ने गले की नाड़ी काटकर उनके काम को और आसान बना दिया। ये सब काम चंद मिनटों में हुआ था। लोग जानते थे कि षोडशी की तिक्का बोटी कर चुकने के बाद ही भेड़िए हम पर आक्रमण करेंगे। उन्होंने मृत प्राय 24 पुरुष को वहीं छोड़ 3 भालुओं और मरे भेड़िए को उठा दौड़ना शुरू किया और वे सही सलामत गुहा में पहुंच गए। आग धाएं धाएं जल रही थी, जिसकी लाल रोशनी में सभी बच्चे तथा दोनों तरुणियां सो रही थीं। दादी ने आहट पाते ही कांपती किंतु गंभीर आवाज में कहा, निशा आ गई। हाँ कहकर माँ ने पहले हथियारों को एक ओर रख दिया, फिर वो चमड़े की पोशाक खोल दिगंबरी बन गई। शिकार को रख उसी तरह बाकी सबने भी चर्म परिधान को हटा आग के सुखमय उष्ण स्पर्श को रोम रोम में व्याप्त होने दिया। अब सारा सोया परिवार जाग उठा था। एक मामूली आहट पर जाग जाने के ये लोग बालपन से ही आदी होते हैं। बहुत संभाल कर खर्च करते हुए माँ ने परिवार का अब तक निर्वाह कराया था। हिरण, खरगोश, गाय, भेड़, बकरी, घोड़े के शिकार जाड़ा शुरू होने से पहले ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसी वक्त वे दक्षिण के गर्म प्रदेश की ओर निकल जाते हैं। माँ के परिवार को भी कुछ और दक्षिण जाना चाहिए था, किंतु षोडशी उसी वक्त बीमार पड़ गई। उस समय के मानव धर्म के अनुसार परिवार की स्वामिनी माँ का कर्तव्य था कि एक के लिए सारे परिवार की जान को खतरे में न डाले, किंतु माँ के दिल ने कमजोरी दिखलाई। आज उन्हें एक छोड़ 2 को खोना पड़ा। अभी शिकारों के लौटने में 2 महीने हैं। इस बीच में देखें और कितनों को देना होता है। 3 भालू और 1 भेड़िए में तो उनका जाड़ा नहीं कट सकता। बच्चे बड़े खुश थे, बेचारे खाली पेट लेटे हुए थे। माँ ने पहले उन्हें भेड़िए की कलेजी काट काट कर दी। लड़के हप हप कर खा रहे थे। चमड़े को बिना नुकसान पहुंचाए उतारा। चमड़े का बड़ा काम है। मांस काट कर जब दिया जाने लगा, बहुत भूख होने तो
कुछ कच्चा ही खाया। फिर सबने आग के अंगार पर भून भून कर खाना शुरू किया। अपने भुने टुकड़ों में से एक गाल काटने के लिए माँ की सभी खुशामद कर रहे थे। माँ ने कहा, बस आज पेट भर खाओ, कल से इतना नहीं मिलेगा। माँ उठकर गुहा के एक कोने में गई। वहां से चमड़े की फूली हुई झिल्ली को लाकर कहा, बस यही मधुसुरा है, आज पियो, नाचो, क्रीड़ा करो। छोटों को झिल्ली से घूंट घूंट करके पीने को मिला। बड़ों को ज्यादा नशा चढ़ाया, आंखें लाल हो आईं। फिर हंसी का ठहाका शुरू हुआ। किसी ने गाना गाया। बड़े पुरुष ने लकड़ी से लकड़ी बजानी शुरू की। लोग नाचने लगे। आज वस्तुतः आनंद की रात थी। माँ का राज्य था, किंतु वो अन्याय और असमानता का राज्य नहीं था। बूढ़ी दादी और बड़े पुरुष को छोड़ बाकी सभी माँ की संतानें थीं, और बूढ़ी के ही बड़ा पुरुष तथा माँ बेटा बेटी थे। इसलिए वहां मेरा तेरा का प्रश्न नहीं हो सकता था। वस्तुतः मेरा तेरा का युग आने में अभी देर थी। किंतु हाँ, माँ को सभी पुरुषों पर समान और प्रथम अधिकार था। अपने 24 पुत्र और पति के चले जाने से उसे अफसोस न हुआ हो, ये बात नहीं, किंतु उस समय का जीवन अतीत से अधिक वर्तमान विद्यमान की फिक्र करता था। माँ के 2 पति मौजूद थे। तीसरा 14 साल का तैयार हो रहा था। उसके राज्य के रहते रहते बच्चों में से भी न जाने कितने पति की अवस्था तक पहुंच सकते थे। माँ 26 को पसंद करती थी, इसलिए बाकी 3 तरुणियों के लिए एक वो 50 पुरुष ही बचा था। जाड़ा बीतते बीतते दादी एक दिन सदा के लिए सोई पड़ी मिली। बच्चों में से 3 को भेड़िए ले गए और बड़ा पुरुष बर्फ पिघलने पर उमड़ी नदी के प्रवाह में चला गया। इस प्रकार परिवार 16 की जगह 9 का रह गया। बसंत के दिन थे। चिरमृत प्रकृति में नवजीवन का संचार हो रहा था। 6 महीने से सूखे भुर्ज वृक्षों पर दूसे पत्ते निकल रहे थे। बर्फ पिघली, धरती हरियाली से ढकती जा रही थी। हवा में वनस्पति और नई मिट्टी की भीगी भीगी मादक गंध फैल रही थी। जीवनहीन दिगंत सजीव हो रहा था। कहीं वृक्षों पर पक्षी नाना भांति के मधुर शब्द सुना रहे थे, कहीं झिल्ली अनवरत शोर मचा रही थी, कहीं हिमद्रवित प्रवाहों के किनारे बैठे हजारों जल पक्षी कृमि भक्षण में लगे हुए थे, कहीं कलहंस प्रणय क्रीड़ा कर रहे थे। अब इन हरे पार्वतीय वनों में कहीं झुंड के झुंड हिरन कूदते हुए चरते दिखलाई पड़ते थे, कहीं भेड़ें, कहीं बकरियां, कहीं 12 सिंगे, कहीं गायें, और कहीं इनकी घात में लगे हुए चीते दुबक कर बैठे हुए थे, और कहीं भेड़िए। जाड़े के लिए अवरुद्ध नदी के प्रवाह की भांति एक जगह रुक गए मानव परिवार भी अब प्रवाहित होने लगे थे। अपने हथियारों, अपने चमड़ों तथा अपने बच्चों को लादे, गृह अग्नि को संभाले अब वे खुली जगहों में जा रहे थे। दिन बीतने के साथ पशु वनस्पतियों की भांति उनके भी शुष्क चर्म के नीचे मांस और चर्बी के मोटे स्तर जमते जा रहे थे। कभी उनके लंबे केश वाले बड़े बड़े कुत्ते भेड़ या बकरी पकड़ते, कभी वे स्वयं जाल, बाण या लकड़ी के भाले से किसी जंतु को मारते। नदियों में भी मछलियां थीं, और इस वोल्गा के ऊपरी भाग के निवासियों के जाल आजकल कभी खाली बाहर नहीं आते। रात में अब भी सर्दी थी, किंतु दिन गर्म था, और निशा परिवार, माँ का नाम निशा, आजकल कई दूसरे परिवारों के साथ वोल्गा के तट पर पड़ा हुआ था। निशा की भांति ही दूसरे परिवारों पर भी उनकी माताओं का शासन था, पिता का नहीं। वस्तुतः वहां किसका पिता कौन है, ये बतलाना असंभव था। निशा को 8 पुत्रियां और 6 पुत्र पैदा हुए, जिसमें 4 लड़कियां और 3 पुत्र अब भी उसकी 55 वर्ष की अवस्था में मौजूद हैं। इनके निशा संतान होने में संदेह नहीं, क्योंकि इसके लिए प्रसव का साक्ष्य मौजूद है, किंतु उनका बाप कौन है इसे बताना संभव नहीं है। निशा के पहले जब उसकी माँ बूढ़ी दादी का राज्य था, तब बूढ़ी दादी उस वक्त प्रौढ़ा कि कितने ही भाई पति, कितने ही पुत्र पति थे।
जिन्होंने कितनी ही बार निशा के साथ नाच कर गाकर उसके प्रेम का पात्र बनने में सफलता पाई थी, फिर स्वयं रानी बन जाने पर निशा की निरंतर बदलती प्रेमाकांक्षा को उसके भाई या सयाने पुत्र ठुकराने की हिम्मत नहीं रखते थे। इसीलिए निशा की जीवित 7 संतानों में किसका कौन बाप है, ये कहना असंभव है। निशा के परिवार में आज वही सबसे बड़ी बूढ़ी और प्रभुताशालिनी भी है। यद्यपि ये प्रभुता देर तक रहने वाली नहीं है। 1-2 वर्ष में वो स्वयं बूढ़ी दादी बनने वाली है और तब सबसे बलिष्ठ निशा पुत्री लेखा का राज्य होने वाला है। उस वक्त लेखा की बहनों का उससे झगड़ा जरूर होगा। जहां हर साल परिवार के कुछ आदमियों को भेड़िए या चीते के जबड़ों, भालू के पंजों, बैल के सींगों, वोल्गा की बाढ़ों की भेंट चढ़ना है, वहां परिवार को क्षीण होने से बचाना हर रानी माता का कर्तव्य है। तो भी ऐसा होता आया है। हम जानते हैं कि लेखा की बहनों में से 1 या 2 अवश्य स्वतंत्र परिवार कायम करने में समर्थ होंगी। ये परिवार वृद्धि तभी रुकती यदि अनेक वीर्य के एक क्षेत्र होने की भांति अनेक रज का भी एक वीर्य क्षेत्र होता। परिवार की स्वामी निशा अपनी पुत्री लेखा को शिकार में बहुत सफल देखती है। वो पहाड़ियों पर हरिणों की भांति चढ़ जाती है। उस दिन एक चट्टान पर बहुत ऊंचे ऐसी जगह एक बड़ा मधुछत्र दिखाई पड़ा, जहां रीछ भी उसे खा नहीं सकता था। लेकिन लेखा ने लट्ठे पर लट्ठे बांधे, फिर छिपकली की भांति सरकते रात को उसने मशाल से छत्ते की विषैली बड़ी बड़ी मधुमक्खियों को जलाकर उसमें छेद कर दिया। नीचे के चमड़े के कुप्पे में 30 सेर से कम मधु नहीं गिरा होगा। लेखा के साहस की तारीफ सारा निशा परिवार ही नहीं, पड़ोसी परिवार भी कर रहा था। किंतु निशा उससे संतुष्ट नहीं थी। वो देख रही थी तरुण निशा पुत्र जितना लेखा के इशारे पर नाचने के लिए तैयार है, उतना उसकी प्रार्थना को सुनना नहीं चाहते। यद्यपि वे अभी निशा की खुल्लम खुल्ला अवज्ञा करने का साहस नहीं रखते। निशा कितने ही दिनों से कोई रास्ता सोच रही थी। कभी उसे ख्याल होता लेखा को सोते में गला दाब कर मार दें, किंतु वो ये भी जानती थी कि लेखा उससे अधिक बलिष्ठ है। वो अकेली उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यदि वो दूसरे की सहायता लेना चाहे तो क्यों कोई उसकी सहायता करेगा। परिवार के सभी पुरुष लेखा के प्रणय पात्र, कृपा पात्र बनना चाहते थे। निशा की पुत्रियां भी मां का हाथ बटाने के लिए तैयार न थीं। वे लेखा से डरती थीं। वे जानती थीं कि असफल होने पर लेखा बुरी तरह से उनके प्राण लेगी। निशा एकांत में बैठी कुछ सोच रही थी। एकाएक उसका चेहरा खिल उठा। उसे लेखा को परास्त करने की कोई युक्ति सूझ पड़ी। पहर भर दिन चढ़ा आया था। सारे परिवार अपने अपने चमड़े के तंबुओं के पीछे नंगे लेटे या बैठे धूप ले रहे थे, किंतु निशा तंबू के सामने बैठी थी। उसके पास लेखा का 3 वर्ष का पुत्र खेल रहा था। निशा के हाथ में दोने में लाल लाल स्ट्रॉबेरी के फल थे। वोल्गा की धारा पास से बह रही थी और निशा के सामने सीधे खड़े अरार तक ढालू जमीन थी। निशा ने एक फल लुढ़काया। लड़का दौड़ा और उसे पकड़कर खा गया। फिर दूसरे को लुढ़काया। उसे थोड़ा और आगे जाने पर वो पकड़ सका। निशा ने जल्दी जल्दी कितने ही फल लुढ़का दिए। बच्चे ने उन्हें पकड़ने के लिए इतनी जल्दी की कि एक बार उसका पैर अरार से फिसल गया और वो धम्म से वोल्गा की तेज धार में जा गिरा। निशा वोल्गा की ओर नजर दौड़ाए चीख उठी। कुछ दूर पर बैठी लेखा ने देखा। पुत्र को न देख वो धार की ओर झपटी। उसका पुत्र धार में अभी नीचे ऊपर हो रहा था। उसने छलांग मारी और पुत्र को पकड़ लेने में सफल हो गई। बहुत पानी पी जाने से बच्चा शिथिल हो गया था। वोल्गा का बर्फीला जल शरीर में कांटे की तरह चुभ रहा था। लेखा को धार काटकर किनारे की ओर बढ़ना मुश्किल था। उसके एक हाथ में बच्चा था, दूसरे हाथ और पैरों से वो तैरने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त अपने गले को उसने किसी के मजबूत हाथों में फंसा देखा। लेखा को अब समझने में देर न लगी। वो देर से निशा की बदली हुई मनोवृत्ति को देख रही थी।
आज निशा अपने राह के इस कांटे लेखा को निकालना चाहती है। लेखा अब भी निशा को अपना बल दिखला सकती थी, किंतु उसके हाथ में बच्चा था। निशा ने लेखा को जोर लगाते देख अपनी छाती को उसके सिर पर रख दिया। लेखा एक बार डूब गई। छटपटाने में उसका बच्चा हाथ से छूट गया। अब भी निशा ने उसे बेकाबू कर रखा था। एकाएक उसका हाथ निशा के गले में पड़ गया। लेखा बेहोश थी और निशा उसके बोझ के साथ तैरने में असमर्थ। उसने कुछ कोशिश की, किंतु बेकार। दोनों एक साथ वोल्गा की भेंट हुई। परिवार की बलिष्ठ स्त्री रोचना निशा परिवार की स्वामिनी बनी। आज से 361 पीढ़ी पहले की कथा है। उस वक्त हिंद, ईरान और यूरोप की सारी जातियां एक कबीले के रूप में थीं। मानवता का आरंभिक काल था। अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन के लिखे कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा तक की पहली कहानी, निशा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।